हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स। रैशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स। अब हम देखेंगे रैशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो रैशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स में पेशेंट को हम जो भी मेडिकेशन देते हैं वो एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डोज में होना चाहिए, एप्रोप्रिएट रूट से देना चाहिए, दिया कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना है। ये सब चीज़ का ऑब्जर्वेशन एंड बेसिकली रैशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स के अंडर किया जाता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं रैशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स का, अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो द पेशेंट रिसीव मेडिकेशंस दैट एप्रोप्रिएट फॉर क्लिनिकल नीड्स इन अ डोजेस दैट्स मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ लोवेस्ट कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कितने राइट्स होते हैं पेशेंट के। द राइट या फिर एप्रोप्रिएट पेशेंट, इसमें ड्रग्स यूजेस, ड्रग्स के यूज़ में कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होना चाहिए। राइट पेशेंट या फिर अप्रोप्रिएट पेशेंट का मतलब होता है शुड बी नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देयर शुड बी द नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द ड्रग्स यूजेस। इसका मतलब होता है कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से इसको समझें कि अगर कोई पेशेंट है जिसको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, इफ देयर इज़ अ पेशेंट हु हैविंग अ प्रॉब्लम विद द लीवर सिरोसिस, तो लीवर सिरोसिस के केस में हम पेशेंट को हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं देंगे। नॉट यूज़ हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। राइट या फिर अप्रोप्रिएट डिजीज़ का क्या मतलब होता है? राइट या फिर अप्रोप्रिएट डिजीज़ का मतलब होता है, राइट या फिर अप्रोप्रिएट डिजीज़ का क्या मतलब होता है? तो राइट एंड अप्रोप्रिएट डिजीज़ का मतलब होता है कि को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसे एंटीबायोटिक ही रिकमेंड करेंगे, एंटीबायोटिक ही रिकमेंड करेंगे, ना कि एंटीवायरल रिकमेंड कर देंगे। इसको ही हम लोग बोलते हैं राइट और या फिर अप्रोप्रिएट डिजीज़ के लिए ये राइट ड्रग्स। राइट या फिर अप्रोप्रिएट ड्रग्स का मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है तो वो वायरल इन्फेक्शन के लिए ही दिया जाए। ठीक है, अगर इसको एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं जैसे कि जैसे कि मेट्रोनिडाजोल जो होता है बेसिकली ये ट्राइकोमोनास के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये मेट्रोनिडाजोल एक ड्रग है जो कि ट्राइकोमोनास के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये ड्रग्स ट्राइकोमोनास के लिए ही रिकमेंड किया जाना चाहिए। ये आता है राइट ड्रग्स के अंडर में। राइट डोज और द रूट में क्या आता है? राइट डोज और रूट में अगर आप मेट्रोनिडाजोल का एग्जांपल ले लेते हैं तो किसी पेशेंट को अगर 200 मिलीग्राम देना है मेट्रोनिडाजोल तो 200 मिलीग्राम ही देना चाहिए। ये हो गया डोज, राइट डोज। राइट रूट का मतलब मेट्रोनिडाजोल को ओरली दिया जाता है तो हम पेशेंट को ओरली ही रिकमेंड करेंगे और वंस अ डे रिकमेंड करेंगे। ठीक है, राइट डिस्पेंसेशन का मतलब होता है कि क्या प्रिकॉशंस लेना है वाइल टेकिंग दैट मेडिसिन। जैसे कि मेट्रोनिडाजोल का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो विथ मेट्रोनिडाजोल डू नॉट टेक एल्कोहल, ये इसके प्रिकॉशन में आता है। मॉनिटरिंग क्या हमें देखते रहना है कि अगर मेट्रोनिडाजोल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलता है, उसको हम मेट्रोनिडाजोल से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। वो होता है एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग। तो क्या मेट्रोनिडाजोल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो हिपैटोटॉक्सिक प्रॉब्लम हो सकती है, हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग पेशेंट का LFT करवा देंगे। सो मॉनिटर LFT ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये सारे रैशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स में राइट्स होते हैं। दैट इज़ राइट पेशेंट, राइट डिजीज, राइट ड्रग्स, राइट डोज एंड रूट, राइट डिस्पेंसेशन, राइट मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग भी बेसिकली इसमें आता है, जिसमें पेशेंट को हम लोग मेंटली पेशेंट को प्रिपेयर रखते हैं और उसके उसे ये बताते रहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। ये राइट काउंसलिंग के अंदर आता है। एक और है इसमें, इसके दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ रेशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स। दिस इज कॉल्ड एज अ रेशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें,
बेनिफिट्स ऑफ रेशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले आ जाता है कि टाइमली क्योर करता है डिजीज़ को, टाइमली क्योर, एंड साथ में लेस मनी स्पेंड एंड हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंशन में भी रेशनल यूज ऑफ द ड्रग्स हेल्प करता है। इसके अलावा मोर्टैलिटी रेट को भी डिक्रीज करता है, या फिर मॉर्बिडिटी रेट इज डिक्रीजेस। इसके अलावा प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ड्रग्स। बाद हम लोग देखेंगे रैशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स से, और इसके बाद हम लोग इरेशनल प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे क्या क्या होता है। देखिए, अगर कोई ड्रग्स स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के को फॉलो किए बिना ही किसी पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है तो वो इरेशनल के अंडर में आता है। अगर कोई ड्रग किसी पेशेंट को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को बिना फॉलो किए रिकमेंड किया जाता है तो वो इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग में आता है। दैट इज ड्रग्स नॉट प्रिस्क्राइबिंग एज पर द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, ये आता है इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग में। इसके बाद अननेसेसरी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना किसी पेशेंट को, जैसे कि अगर उसे वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देना, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल रिकमेंड कर देना। ये सब अननेसेसरी यूजेस ऑफ द ड्रग्स जो कि कॉज कराता है, ड्रग्स रेजिस्टेंस कॉज करा देता है। ये भी इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग में आता है। इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द ड्रग्स लाइक सेलेक्शन ऑफ रॉन्ग ड्रग्स यू कैन से, ये सब इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग्स में आता है। ठीक है, अब इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग्स से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, दैट इज हजार्ड्स ऑफ इरेशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स। थेरापेटिक फेलियर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज हो सकता है इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस के, increase the cost of treatment, that is more the chances of hospitalizations, more money expended, timely cure नहीं होगा डिजीज़। ठीक है, हजार्ड्स ऑफ रेशनल यूजेस ऑफ द ड्रग्स में हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे रैशनल प्रिस्क्राइबिंग्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में डायग्नोसिस करना होता है डिजीज़ को। डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के बाद प्रॉब्लम फाइंड करेंगे कि किसकी वजह से हो रहा है, कॉज देखेंगे क्या है डिजीज़ का। ठीक है, फिर थेरापेटिक गोल्स को हम बनाएंगे कि क्या क्या हमें अचीव करना है, टू रिलीव द सिम्टम्स एंड क्योर ऑफ द डिजीज़ देखेंगे। ठीक है, राइट ड्रग चूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर सिम्टम्स और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए राइट ड्रग्स और अप्रोप्रिएट रूट और डोज ड्यूरेशंस का ध्यान रखेंगे। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को अबाउट द ड्रग्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस, हंस ये सब पेशेंट को हम लोग बताएंगे। इसके बाद मॉनिटर करेंगे थेरेपी, मॉनिटरिंग थेरेपी, इसमें बेसिकली हम लोग इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट का चेक करते रहते हैं। इम्प्रूवमेंट, पेशेंट कितना इम्प्रूवमेंट आया वो देखते रहते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरेपेटिक्स। थ्योरेपेटिक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस, डिजीज़ को डायग्नोसिस करना है और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, फिर प्लान बनाना है ट्रीटमेंट का और एक गोल डिसाइड करना है। दैट इज़ प्लान द ट्रीटमेंट एंड डिफाइंस द गोल टू अचीव द ट्रीटमेंट। इसके बाद सिलेक्शन करना है ड्रग्स का कि कौन से ड्रग्स कैपेबल है फॉर अचीविंग दैट गोल। फिर उसके बाद उसके सेफ्टी का, इफिशियंसी का और सुटेबिलिटी, उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए सुटेबल है कि नहीं, इसका ध्यान रखना है। जैसे कि अगर लिवर सिरोसिस का पेशेंट है तो उसको मेट्रोनिडाजोल आप रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, पैटोटॉक्सिक होता है इसलिए। इसके बाद हम उसको राइट डोज, रूट, ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है, ये सब भी डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट शुड इंस्ट्रक्ट एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेडिकेशंस, मेडिसिन के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर करते रहना है, इम्प्रूवमेंट देखते रहना है पेशेंट में हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा पेशेंट का मोराल बूस्टअप रखना है कि वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ थेरापेटिक्स को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि पहला था डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में मान लिया कि आपने पेशेंट का डायग्नोस कर लिया डिजीज़ को, तो अब डिजीज़ डायग्नोसिस करने के बाद अब जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे तो ड्रग्स का सिलेक्शन करना होता है। डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के बाद ड्रग्स चूज़ करना होता है, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स। तो वॉट एवर ड्रग्स इज using,
हम जो भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए है? इज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफाइलेसिस। जो भी हम लोग ड्रग्स चूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स सबसे पहले डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के बाद, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ करने के बाद, वॉट एवर द ड्रग्स हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए है? इज़ फॉर ट्रीटमेंट के लिए या प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे आते हैं तो हम क्या टारगेट कर रहे हैं, हम पहले वो देखेंगे। तो डिजीज़ के अगर ट्रीटमेंट पे हम आते हैं तो ट्रीटमेंट में हमें दो चीज़ देखने को मिलता है। हम सिम्टम का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उस डिज़ीज़ के कॉज को भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डिज़ीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़, मान लिया लेट्स इन्फ्लुएंजा, द पेशेंट इज़ विथ इन्फ्लुएंजा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोस्ड इन पेशेंट। सबसे पहले कि आप जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा, जो कि डायग्नोस्ड हुआ है एक पेशेंट में, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो हमें सिम्टम्स में हम क्या देखने को मिलता है? फीवर और माइल्जिया। फीवर और माइल्जिया में इसके सिम्टम्स में देखने को मिलता है। इसका कॉज अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा का, तो इन्फ्लुएंजा का कॉज वायरस होता है, ठीक है। तो अब हम ट्रीट किसको करेंगे? कॉज को ट्रीट करेंगे या सिम्टम्स को? वो हम लोग सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स में देखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में अब हमें ट्रीट करने के लिए हमें कॉज को भी ट्रीट करना पड़ेगा और सिम्टम्स को भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स करते हैं। जैसे कि अगर कॉज वायरस है तो हम इसे एंटी वायरल ड्रग्स देंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, और सिम्टम्स में फीवर और मेल्फीजिया देखने को मिल रहा है तो इसके लिए हम लोग पैरासीटामोल पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। एसओएस रिप्रेजेंट कर देंगे एज पर द नीडेड, ठीक है। और जो एंटीवायरल ड्रग है, जैसे कि एंटीवायरल ड्रग्स ओसेल्टामेविर आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो अब ओसेल्टामेविर में आप कौन सा ब्रांड रिकमेंड करते हैं, वो तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है। वही सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स, तो आप सेलेक्ट कर लिए ड्रग्स को, दैट इज सिम्टम ट्रीटमेंट के लिए आपने पैरासीटामोल सेलेक्ट किया, कॉज के ट्रीटमेंट के लिए आपने एंटीवायरल ड्रग्स को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम दैट इज़ पेशेंट के अफोर्डेबिलिटी भी देखेंगे कि ओसेल्टामेविर जो ड्रग है ये कौन से ब्रांड का हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डोज देखेंगे, डोज रूट भी देखेंगे पेशेंट का, दैट इज़ डोज में हम कितना ओसेल्टामेविर, दैट इज़ मान लीजिए हम 75 मिलीग्राम का दिए, बीडी रिकमेंड किए, ठीक है। रूट क्या होगा ओसेल्टामेविर का, वो भी हम देखेंगे, दैट इज़ ओरली देना है पेशेंट को। और उसके बाद ड्यूरेशन देखेंगे, ड्यूरेशन दैट इज़ लेट्स अज्यूम कि हम 5 डेज़ के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये सब का सब प्रिंसिपल्स ऑफ थेरापेटिक्स में आता है, ठीक है। इसके बाद हमें प्लान करना है ट्रीटमेंट का, प्लान फॉर द ट्रीटमेंट। प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? प्लान फॉर ट्रीटमेंट। इसके बाद देखिए प्लान फॉर ट्रीटमेंट। प्लान फॉर ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? प्लान फॉर ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट को बताना होता है अबाउट द एडवर्स इफेक्ट। टेल पेशेंट अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स के बारे में पेशेंट को बताएंगे। जैसे कि अगर ओसेल्टामेविर के एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के ओसेल्टामेविर की बात करें तो हमें नोज़िया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है, अब इसके क्योर के लिए हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को? इसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे दैट टेक द ड्रग्स विद द फूड, टेक ड्रग्स विथ फूड। इसके क्योर के लिए हम पेशेंट को ये रिकमेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में देखेंगे, दैट इज़ कॉम्प्लिकेशन चेक करेंगे, चेक दी कॉम्प्लिकेशन या फिर कंप्लायंस चेक करेंगे, जिसमें हमें पेशेंट में या फिर कंप्लायंस देखेंगे, जिसमें हमें पेशेंट में ये ऑब्जर्व करना होता है कि वो ड्यूरेशन 5 डेज़ का अगर ड्यूरेशन हम पेशेंट को रिकमेंड किए तो वो 5 दिन के लिए दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और भी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो हम देखेंगे इसमें। इसके बाद इम्प्रूवमेंट चेक करते रहना है पेशेंट में, चेक
इम्प्रूवमेंट, रेगुलर ऑब्जर्वेशन के अंडर ये सब हम इम्प्रूवमेंट चेक करते रहेंगे पेशेंट का। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरेपेटिक्स के अंडर में आता है, ठीक है।